स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट जितने बच्चे क्लास 10th में 2027 बोर्ड का पेपर देने वाले उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास जो बहुत सारे बच्चों का कमेंट था सर कि गणित का आप मॉडल पेपर लेकर आइए, तो यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण गणित का मॉडल पेपर 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। या तो इसको मॉडल पेपर कहिए या तो इसको गेस्ट पेपर कहिए। इसको मैंने खुद बनाया है और इसमें बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले रखा हूं। अगर इसको आप तैयार कर लेते हो ना, तो आपका अगर सपना है 70 में 70 नंबर लाने का मेरे प्यारों इस बार 2027 बोर्ड एग्जाम में गणित में, तो बिल्कुल पूरा हो सकता है। क्योंकि ऐसे अगर आप 10-15 मॉडल पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो सकती है। कोड हमने रखा है 822 FB कोड रखा है मेरे प्यारे बच्चों। और इस पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा आप लोगों को। सबसे पहले अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे लिख लेना है और जैसे नीचे आप बढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा रहेगा आप लोगों का सामान्य निर्देश। सामान्य निर्देश पढ़ना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, जिसमें से पहला बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब शुरू के 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर इस मॉडल पेपर का अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो बिल्कुल PDF आप लोगों को मिल जाएगा। कम से कम आपको मैं बता देता हूं, यहाँ पे दिखा भी देता हूं, देख लो। यहाँ पे आप चले जाना प्ले स्टोर पे सर्च करना आप सम्राट एकेडमी क्लास 10th। आप क्लास 10th लास्ट में लगाओगे तभी ये लोगो मेरा आएगा, ठीक है। नहीं तो किसी दूसरे का वहां पे एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। तो आप लोग डालिएगा क्या, सम्राट एकेडमी क्लास 10th डालेंगे तो देखो प्ले स्टोर पे ऐसा ही लोगो दिखेगा। ये जो बड़ा सा लोगो दिखा है ना, यही वाला। और इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे 5 वर्षों के प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे आपको, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, साथ ही साथ गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। मतलब सभी के PDF के लिए ये आप जो ऐप है आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड कर लो, वहां पे आप लोगों को PDF जाके पूरा का पूरा डाउनलोड कर लो, हर एक सब्जेक्ट के डाउनलोड कर लेना। हाँ चलो देखते हैं दूसरा क्या बोला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सारे के सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। तीसरा है कि इस प्रश्न पत्र के अ और ब 2 खंड है। मतलब इस पेपर के 2 खंड है, एक आया है खंड अ, एक आया आपका खंड ब। 2 खंडों में यह पेपर क्या हुआ है, विभाजित हुआ है। इसके बाद है कि खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्र पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। कह रहा है कि खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। एक प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। तो टोटल आपके पास कितने प्रश्न है, 20, और 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कि OMR उत्तर पत्र पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। कह रहा है कि एक बार जो आप OMR शीट पे उत्तर रंग दोगे उसको रंग दोगे, न तो उसको काटना है न तो उसको क्या करना है, मिटाना है। इसके बाद आएगा आपका खंड ब। खंड ब जो है 50 अंकों के रहेंगे, उसमें आपके वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। उसमें 2 नंबर वाले प्रश्न है, 4 नंबर वाले प्रश्न और 6 नंबर वाले प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे कि इस खंड में कुल टोटल कितने प्रश्न है, 5 प्रश्न दिए गए हैं। बोला है कि प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया होगा कि उसके कितने खंड आपको करना है। इसके बाद प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न 1 नंबर का है, या प्रश्न 2 नंबर का, या 4 नंबर का, या 6 नंबर का। जितना भी नंबर कराएगा ना, उसके सामने वह नंबर लिखा रहेगा कि वो प्रश्न कितने नंबर का है, ठीक है। तो यहां से इसका देखो, ये जो आपका एप्लीकेशन में बताया हूं, इसका लिंक मैं यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा। अन्यथा प्ले स्टोर पे डालोगे ना आप सम्राट एकेडमी क्लास 10th, ये आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ से डाउनलोड करके PDF पूरा का पूरा विद सॉल्यूशन डाउनलोड कर लो। इसके बाद आता है अगला कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर समय नष्ट न कीजिए। शुरू से लेकर लास्ट तक सारे प्रश्नों का जवाब देना है। कोई बीच में कोई प्रश्न अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो उस प्रश्न को छोड़ दीजिए, उसको लास्ट में आप लोग कीजिए, क्योंकि समय आप लोगों का बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कि यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए, फिर काट दीजिए और उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। जाहिर सी बात है कि मैथ का पेपर देने जा रहे हो तो रफ कार्य तो करोगे। रफ कार्य कहां करना पड़ता है, तो जो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी ना, तो उसके बाएं पृष्ठ पे कर लीजिएगा और रफ कार्य करने के बाद उसको काट का निशान लगा दीजिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा रफ कार्य। अब देखिए मेन चीज यहां से आप लोगों का मॉडल पेपर यहां से स्टार्ट होता है। इसमें इतने प्यारे प्यारे प्रश्न हैं जो कि सीधा आपके 2027 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। बोला यहाँ पे खंड अ। अब खंड में क्या दिया हुआ है, बहुविकल्पीय प्रश्न। ध्यान से समझना, एक एक प्रश्न बहुत डिटेल से समझाऊंगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत प्यारा है। यहां पे बोला है पहला प्रश्न कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो आप कहेंगे कि AX² प्लस BX और प्लस C। गुरुजी ये होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप ये होता है। अब कह रहा है कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो भाई जितना अधिक घात होगा उतना अधिक शून्यक होगा। तो यहाँ पे अधिक घात कितना है, 2।
तो द्विघात बहुपद में सबसे अधिकतम घात होती है 2, इसलिए इसमें 2 शून्य निकलेंगे, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक घात कितना है 2, इसलिए अधिक से अधिक शून्य भी निकलेंगे, कितना 2। लो भाई 1 नंबर फ्री में ले जाओ, 1 नंबर बिल्कुल फ्री में ले जाओ, कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुआ है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि संख्या 36 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। मेरे प्यारे बच्चों इतना डिटेल में मैंने इन प्रश्नों को करा रखा है, अब मैं आप लोगों को खुद समझा देता हूं। देखो अब एक एक प्रश्न को तोड़ के बता दूंगा। अब बोला 36 के अभाज्य गुणनखंड, तो आप इस तरह लिखिए 36। अब 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 से जब इसको कटाएंगे तो 18 दूनी के 36, 18 बार में कटेगा। 2 से फिर इसको कटाइए तो 2 9 18, इसके बाद यह 9 कटेगा 3 से, तो 3 3 9, और फिर यह 3 3 से कटेगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 जो है 2 बार आया तो इसको लिखो 2 पे पावर 2, इंटू 3 जो है 2 बार आया है तो 3 पे पावर 2, ठीक है, मतलब 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 2, यही होगा इसका आंसर। तो कौन सा आंसर दिख रहा है इसमें, तो 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 2। लो यहां पे आपका सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, ये प्रीवियस पेपर का प्रश्न लिया गया है और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, तो यही प्रश्न रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देख लीजिए क्या है। तीसरा प्रश्न है कि संख्याओं 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक, जिसे हम लोग मौसम बोलते हैं। तो बोला कि 26 और 91 का मौसम दे रखा है आपको, कितना 13 दे रखा है, और कह रहा है कि इनका लघुत्तम समापवर्तक मतलब लसा क्या होगा। यहां से एक प्रश्न बनेगा 100%, लिख के रख लो, ठीक है। तो 1 नंबर यहां से भी क्लियर कराता हूं, ये तो ऊपर वाला 1 नंबर क्लियर हो ही गया आप लोगों का। अब समझिए इसका नियम, समझिए क्या बोलता है। अब नियम ये कहता है कि किन्हीं भी 2 संख्याओं का गुणनफल, नियम तो ये कहता है कि किन्हीं भी 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह बराबर होता है आपके एलसीएम गुणे एचसीएफ के, वो बराबर होता है आपके एलसीएम गुणे एचसीएफ के। यह नियम कितने बच्चों को याद है, जिनको याद है कमेंट करें, यस सर याद है। तो आप बताइए कि पहली संख्या को हम मान लेते हैं 26, दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं कितना 91, बराबर इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को हम एलसीएम लिखेंगे, और एचसीएफ तो दे रखा है, कितना दे रखा है 13 दे रखा है गुरुजी, तो 13 लिख दीजिए। अब कितना आराम से निकालना आप लोग, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को इधर रहने दीजिए, 13 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 गुणे 91, और 13 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे कटाओगे, 13 दूनी के 26, 2 बार में कटेगा, और 91 दूनी के कितना होता है 2 एकम 2 और 9 दूनी के 18, 91 दूनी के 182, तो 182 बराबर एलसीएम। तो गुरुजी एलसीएम कितना आ गया, तो आप कहेंगे 182 आ गया। अब देखिए ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन दिया है। तब देखिए कितना ज्यादा आसान है, कितना ज्यादा आसान है, बताइए इन प्रश्नों को हल करना बहुत ज्यादा आसान है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि संख्याओं 150 और 200 का आपको एचसीएफ क्या होगा। 1 नंबर के लिए प्रश्न है, देखिए कितना आसान तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। चलिए पेज ले लेते हैं हम लोग। अब 150 और 200 का 210 का एचसीएफ निकालना। चलिए अब हम क्या करेंगे कि 150 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 150 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना में टूटेगा, देखिए तो 2 से पहले कटाएंगे, तो 2 से कटाएंगे तो 2 7 14, 2 दूनी के 5, ठीक है, 2 7 14, 2 5 10, सॉरी 75 बार में कट जाएगा। इसके बाद ये 75 किससे कटेगा, 7 5 12, 3 से कट जाएगा, तो कटेगा 3 दूनी के 6 और बचा 1 15, 3 5 15, 25 बार में कट जाएगा। फिर ये 25 5 से कटेगा, 5 5 25, और ये जो 5 है वो 5 से कटने वाला है, कट गया है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे कि 150 बराबर लिखोगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ऐसे लिख सकते हो बिल्कुल। या तो कुछ बच्चे ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 पर आया है तो 5 पे पावर 2, 5 2 बार आया है ना तो 5 पे पावर 2 लिख दोगे। तो कुछ बच्चे चाहेंगे तो इतना ही लिख देंगे, कुछ बच्चे चाहेंगे तो इतना लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद ये तो किसका टूटा 150 का, अब हम किसका निकालेंगे 210 का। अब 210 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, तो 210 को तोड़ोगे तो कितना टूटेगा, 2 से कटाओगे तो 2 एकम 2 और यहाँ पे 0, 2 5 10। इसके बाद फिर कटाइए, किससे कटेगा 3 से कट जाएगा बिल्कुल, तो हो जाएगा 3 3 9, 3 5 15, 35 बार में। अब ये किससे कटेगा, 5 से कट सकता है, तो 5 7 35। अब ये किससे कटेगा, तो 7, तो 7 से कटता है। तो इसको कैसे आप लिखोगे, तो इसको लिखोगे कि 210 बराबर लिखोगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। आपको निकालना क्या है एचसीएफ, आपको निकालना क्या है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या होता है कि समान अभाज्य गुणनखंड जो दोनों में कॉमन मिले, तो दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे कि सर जी 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, चलिए 1 2 ले लेते हैं, ठीक। फिर कहोगे कि 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, चलिए 1 3 ले लेते हैं। फिर आप कहोगे कि सर इसमें 5 तो 2 बार है, इसमें 5 1 बार है, मिल रहा है तो 1 5 इसमें से उठा लेंगे, तो 5 भी मिल रहा है,
ठीक है। अब कुछ मिल रहा है नहीं, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 5 30। लो भाई 30 जो है वो आ गया इसका क्या, एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया, 30 आ गया। ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल देना ही चाहिए इसको, तो इस सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इतना कोई छोटा छोटा तोड़ के आपको नहीं बताएगा, लेकिन भाई आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको एक एक वर्ड आपको बताना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि ये मॉडल पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5वां प्रश्न है, कह रहा है कि यदि -a बहुपद 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक शून्यक है तो a का मान क्या होना चाहिए। चलिए इसको भी हल करते हैं, तो इसके लिए हम एक पेज ले लेते हैं। चलिए उठा लेते हैं कि पेज, एक हमने पेज ले लिया। अब बोला है कि बहुपद ये दिया हुआ है, ठीक है, यह बहुपद दिया हुआ है, तो बहुपद को नोट करेंगे, जो दिया है 2x² और प्लस में दे रखा है 2ax और प्लस में दे रखा है यहाँ पे 5x और प्लस में दे रखा है 10। कह रहा है कि एक शून्यक, तो आपको मालूम है कि एक शून्यक है -a, तो जहाँ पे भी x होगा ना, जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -a रख देंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, और x आ गया तो x यहाँ पर लिखेंगे हम लोग -a, तो ये हो जाएगा -a² प्लस ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, a है तो a रखने दो, x आ गया तो -a रखोगे प्लस 5 और x आ गया तो -a और प्लस हो गया यहाँ पे 10। शून्य का निकाल लो तो इसलिए इसको शून्य के बराबर कर दोगे, तो पूरे के पूरे समीकरण को 0 के बराबर कर दोगे। अब हल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका निकल के आएगा यहाँ पे कितना 2 और -a का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका +a², तो 2a² और प्लस गुणा माइनस में करोगे तो माइनस, ये हो जाएगा आपका 2a² और प्लस गुणा माइनस में करोगे तो माइनस, ये हो जाएगा आपका 5a और प्लस में हो जाएगा आपका 10, बराबर में क्या आ गया, यहाँ पे शून्य आ गया। कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है गुरुजी, क्योंकि यहाँ पे +2a² से -2a² कट जा रहा है, तो बच क्या रहा है, तो बच रहा है आपका -5a बच रहा है और प्लस के इधर आपका क्या बच रहा है 10 और बराबर में क्या हो जा रहा है यहाँ पे 0। अब क्या होगा, जो यहाँ पे ये होगा कि -5a को रहने दो इधर, +10 उधर जाएगा तो आपका -10 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस को काट दो, अब यहाँ से आप a का वैल्यू निकाल दो, तो a बराबर क्या हो जाएगा 10। अब 5 गुना में उधर जाएगा तो 5 कहाँ जाएगा, भाग में, कटाओगे तो a बराबर कितना निकल के आएगा, तो 5 दूनी के 10, a बराबर निकल के आ जाएगा आपका 2। और यही हमसे a का मान पूछा था, ठीक है, कि a का मान क्या होगा, तो a का मान 2, तो a का मान 2 का मतलब a वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आ रहा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या है, बोला है कि यदि a/3 - b/4 बराबर 1, बोला है कि इसमें a बराबर 6 है तो b का मान क्या होगा, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। देखिए इसको भी हम लोग बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे क्या दे रखा है इसको समझिए, जो दिया है उसको नोट कीजिए। बोला यहाँ पे कि a/3 माइनस b/4 बराबर क्या दे रखा है आपका, 1 दे रखा है, और इधर बोला है कि a बराबर आपका दे रखा है 6, तो b बराबर क्या होगा। अब a बराबर 6 तो a की जगह पे हम 6 रखेंगे, अभी a आ गया तो a की जगह पे हम 6 रखेंगे, तो हो जाएगा 6/3 माइनस ये हो जाएगा b/4 बराबर में हो जाएगा आपका यहाँ पे 1। क्या यह 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, घटाओ 3 दूनी के 6, 2 बार में कट जाएगा, माइनस इधर हो जाएगा आपका b/ यहाँ पे हो जाएगा 4 बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 1। अब कैसे हल करोगे, अब ध्यान से आप समझना, ये आपका 2 प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस के 1 हो जाएगा, बराबर ये आपका -b/4 उधर जाएगा तो प्लस के b/4 आ जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल। 2 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 1, बराबर में इधर हो जाएगा b/के क्या हो जाएगा 4। अब बताइए ये 4 यहाँ पे भाग में है, 4 इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 4 को गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा 4 बराबर b, मतलब b बराबर कितना आ गया 4, ठीक है, b बराबर कितना आ गया 4, तो b का ही तो मान पूछा था हमसे, अब b का मान 4 आ गया, देखिए दिया है, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर हो रही है मेरे प्यार बच्चों, बिल्कुल हो रही है। इसके बाद 7वां प्रश्न देखिए, समीकरण x + 6 और x - 5 बराबर 0 के मूल होंगे। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, मूल पूछा है कि इसके मूल क्या होंगे। बहुत सिंपल तरीके से इसको निकाल दोगे, कैसे देखो, सबसे पहले दिया है कि x + 6 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में दिया है x - 5 और बराबर में दे रखा है 0, तो एक बार हम क्या करेंगे कि इसके बराबर 0 कर देंगे, एक बार इसके बराबर 0 कर देंगे। तो एक बार हम क्या करेंगे कि x + 6 बराबर क्या कर देंगे 0, इधर एक साइड हम क्या करेंगे कि x - 5 बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर प्लस के 6 उधर जाएगा तो माइनस के 6, ये हो जाएगा आपका x बराबर माइनस के 5 उधर जाएगा तो प्लस के 5। तो यहाँ 2 मूल आ गया, एक आपका -6 आ गया, एक आपका 5 आ गया, ठीक है, 2 मूल आ गया, यही होगा आंसर।
क्या बोला है, -6 और 5, तो -6 और 5, देखिए बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर, 1 नंबर क्लियर हो गया। देखिए कितना आसान है मेरे प्यार, जो बस एक बार प्रैक्टिस करके जानिए, एक बार अगर आप प्रैक्टिस करके चले जाते हो तो समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में फोड़ के चले आओगे मैथ में। इसके बाद 8वां प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है कि एक वृत्त पर किसी वाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। 1 नंबर के लिए प्रश्न है, बहुत आसान है। आप ही बताइए कि यह वृत्त है, क्या है, वृत्त है, बाहर कोई एक बिंदु में ले रहा हूं, तो इस बाहर बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकता हूं, तो आप कहोगे कि एक तो इधर से जाएगा गुरुजी और एक आपके इधर से जाएगा, और कहीं से नहीं जा पाएगा, और कहीं से नहीं जा पाएगा। मतलब कि किसी एक वृत्त के बाहर एक बिंदु है, तो उस बिंदु से हम इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो आप कहोगे 2 गुरुजी, 2। मतलब कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर क्लियर हो गया। चलिए अब आइए प्रश्न संख्या 9 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या है, बोला है कि त्रिभुज एबीसी, कोई एक त्रिभुज है जो जिसका नाम एबीसी है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में रेखाखंड जो है डीई जो है बीसी के समानांतर है, और कह रहा है कि जहां डी और ई क्रमशः एबी और एसी के बिंदु हैं, यदि एडी बराबर इतना पॉइंट दिया है और डीबी बराबर इतना, तो डीई बराबर इतना दिया है, तो बीसी का मान ज्ञात कीजिए। पहली बात जो बोला है उसके अनुसार हम एक फिगर बनाएंगे, तो एक यहाँ पे त्रिभुज बोला है, ठीक है, तो एक हम यहाँ क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए एक हम यहाँ बना लेते हैं त्रिभुज समझने के लिए। ये हमने त्रिभुज बना लिया, देखिए ध्यान से, ये त्रिभुज हमने बना दिया। त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी, तो आप त्रिभुज का नाम रखिए ए, इसका नाम है आपका बी, और इस पॉइंट का नाम है सी। तो ए बी सी एक त्रिभुज हमने बना दिया। कह रहा है कि डी ई बी सी के समानांतर है, तो बी सी के समानांतर कोई एक यहाँ पे रेखा है जो कि क्या है, डी ई है, तो इसका नाम डी और ई रख देते हैं, ठीक है, यही बोला है ना। और बोला है कि ए डी बराबर 2.1, मतलब AD बराबर इधर दिया है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद क्या बोला है, DB बराबर 4.2, DB बराबर दिया है 4.2, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, DE बराबर 3.1, DE बराबर 3.1। हमसे मान किसका पूछा है, हमसे मान BC का पूछा है, इसका मान हमसे पूछ रखा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आप ही समझिए यहाँ पे, अब हमको बोल दिया है कि DE जो है ना वो BC के समानांतर है। ध्यान से समझिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। DE जो है ना, ये DE रेखा जो है वो BC के समानांतर, मतलब यह और यह दोनों रेखा क्या है, समानांतर है। यहां तक चीज क्लियर हो गया। तो हम जानते हैं यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होता है, थेल्स प्रमेय के अनुसार यह होता है कि अगर त्रिभुज में अगर 2 रेखाएं आपस में समानांतर हो, ठीक है, त्रिभुज में अगर 2 रेखाएं आपस में समानांतर हो तो इसका जो भुजाओं का अनुपात होता है बराबर होता है। मतलब AD बटे में हम कह सकते हैं DB, हम कह सकते हैं कि AD बटे में हम DB, ठीक है, और बराबर होगा इसी तरह AE और बटे में, ठीक है, AE बटे में क्या हो जाएगा, AE बटे में हो जाएगा आपका EC, बिल्कुल सही गुरुजी, और बराबर क्या हो जाएगा DE, DE बराबर में क्या हो जाएगा गुरुजी, BC, बिल्कुल सही बात है। तो हमें क्या है, हमें तो सिर्फ 2 वैल्यू से मतलब है, यह वैल्यू दिया हुआ है और इसका मान पूछ रहा है। मतलब हम कहेंगे कि चूंकि हम यहाँ दिमाग लगा देंगे कि AD बटे में DB, इसका वैल्यू तो हमको दे रखा है, पूछा किसका है, BC का, था, ये वाला पॉइंट उठा लेंगे कि ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं। तो इसका दोनों मान आपस में क्या कर देंगे, बराबर, क्योंकि तीनों एक दूसरे के समान ही हैं। तो यहाँ पे AD बराबर DB बराबर DE बराबर BC हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक चीजें, बहुत अच्छा। अब AD का मान कितना दिया है, 2.1, तो आप लिखोगे 2.1। यहाँ पे DB का मान 4.2, 4.2 बराबर DE का मान दिया है 3.1, 3.1। BC का मान हमको ज्ञात करना है, तो BC। अब ध्यान दीजिए यहाँ BC बराबर क्या होगा, तो BC बराबर हो जाएगा, BC का गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4.2 गुणे 3.1 होगा कि नहीं, इसका गुणा। अब यह गुणा में रहेगा, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.1। अब देखो 21 दूना 42, देखो 21 दूना कितना होता है, 42, तो जाहिर सी बात है कि 2 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका BC बराबर 31 दूना के कितना होता है, 62, मतलब 6.2 सेंटीमीटर आ गया, किसका वैल्यू, BC का वैल्यू आ गया 6.2। अब दिया है क्या, 6.2, ठीक है, 6.2 नहीं दिया है क्या भाई, 6.2 नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन में 6.3 नहीं 6.2 होना चाहिए, यहाँ पे 6.2 होना चाहिए, 6.2 इसको कर लेना, 100% 6.2 कर लेना सेंटीमीटर। चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न क्या आ गया, अब अगला प्रश्न आ गया प्रश्न संख्या 10वां। देखिए प्रश्न संख्या 10वां क्या है, प्रश्न संख्या 10वां है कि बिंदु 2, -3 तथा 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र देकर यह प्रश्न पूछा है।
तो चलिए 2 पॉइंट हम बना लेते हैं। एक पॉइंट ये बना लेते हैं जिसका दिया है 2 कामा माइनस के 3, और एक पॉइंट इधर बना लेते हैं जिसका है आपका 10 कामा के वाई। ठीक है, ये 2 बिंदु हैं और इनके बीच की दूरी दिया है यहाँ पे 10 मात्रक। कितना दिया है? 10 मात्रक। और इनका नाम भी रख लेते हैं, इसका नाम P रख लेते हैं, इसका नाम Q रख लेते हैं। ठीक है, अब इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। क्या कहता है? अगर हम PQ की दूरी का सूत्र निकालें, PQ बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट। सबसे पहले अंडर रूट लगाओगे और लिखोगे यहाँ पे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? बिल्कुल गुरुजी क्लियर हैं। अब ये हो जाएगा आपका करनी में, क्या हो जाएगा? करनी में x2। अब देखिए ये आपका क्या होता है? x1 y1, ये हो जाता है आपका x2 y2 हो जाता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? चलिए, तो x2 क्या है यहाँ पे? 10, तो 10 माइनस x1 कितना है आपका? 2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 कितना है यहाँ पे? y, और माइनस y1 कितना है आपका? -3, तो इसको +3 कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब हल कीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना? 10 में से 2 गया तो 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो डायरेक्ट 64 लिख दो इसको। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। और ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका y + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तो सब कुछ चला आ रहा है, लेकिन PQ का मान तो ऑलरेडी दे रखा था ना, PQ बराबर 10, तो PQ की जगह पे हम 10 रखेंगे, यहाँ पे PQ की जगह 10 रखेंगे, क्योंकि इनके दोनों बीच की दूरी 10 मात्रक दे रखा है, तो 10 मात्रक का वैल्यू रखोगे कि नहीं? बिल्कुल रखेंगे। अब देखो यहाँ पे लिख दो ना वर्ग करने पे, लिख दो वर्ग करने पे। वर्ग करने पे क्या होगा कि ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 डायरेक्ट, इसका करनी हट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 64 प्लस ये हो जाएगा आपका y + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका 100 + 64 इधर आएगा तो -64 बराबर इधर हो जाएगा आपका y + 3 का होल स्क्वायर। अब 100 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा? 36, तो 36 बराबर हो जाएगा आपका y + 3 का होल स्क्वायर। ये आपका वर्ग उधर भेजो तो वर्गमूल में आ जाएगा, तो ये करनी में 36 हो जाएगा बराबर इधर हो जाएगा आपका y + 3। चीज़ें क्लियर हैं? तो 36 का वर्गमूल कितना होता है? 36 का होता है +-6 बराबर इधर हो जाएगा आपका प्लस y + 3 हो जाएगा। चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं? अब देखिए यहाँ पे हम क्या लेंगे? 2 मान निकलेगा, यहाँ पे 2 मान निकलेगा। एक बार हम +6 लेंगे, तो +6 लेंगे तो हो जाएगा 6 बराबर y + 3, तो हो जाएगा आपका 6 और +3 जाएगा तो -3 बराबर y, तो 6 में से 3 गया तो 3 बराबर y, मतलब एक मान तो y बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। प्लस लेने पर अब यहीं माइनस ले लूंगा तो हो जाएगा आपका -6 बराबर y + 3, तो हो जाएगा -6, अब +3 इधर आएगा तो -3 बराबर y, मतलब 6 3 9 -9 बराबर y, मतलब y का मान 9 आ गया। तो एक आ जाएगा y बराबर -9, एक आ जाएगा आपका y बराबर 3। अब इन दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर आपको मिलेगा, तो ऋणात्मक आंसर देखते हैं इसमें से और धनात्मक। अब आप देखिए एक दिया है y बराबर -9 और y बराबर 3, तो -9 और 3 देखिए ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चीजें आ रहा है आपको समझ में? मजा आ रहा है आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में? यही प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि यदि 10a बराबर 7/24, तो बोला है कि sec a का मान क्या होगा? 1 नंबर के लिए प्रश्न। चलिए पेज ले लेते हैं, फिर हल करके आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। 10a बराबर 7/24 दिया ना, तो पहले नोट करो। यहाँ लिखो कि 10a बराबर लिखो 7/24 और 10a बराबर 10 थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, तो हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। लंब आ गया 7, आधार हो गया आपका 24। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम 7 और 24 नहीं मान सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख दो कि लंब बराबर 7 के और आधार बराबर होता है 24 के। ठीक है, के ठीक है, 7 के 24 के हो गया। अब एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लो। ठीक है, समकोण त्रिभुज आपने बना दिया, इसका नाम आपने ए रख दिया, इसका नाम आपने सी रखा, इसका नाम बी रखा। ठीक है, अब क्या बोला है? ये लंब होता है, आपको मालूम है, ये आपका आधार हो गया, ये कड़ हो गया। आपको लंब दिया है 7 के, मतलब ये 7 के का मान हो गया। आधार दिया है 24 के, मतलब ये आपका 24 के हो गया। हमको सबसे पहले कड़ निकालना है। कड़ निकालने के लिए पाइथागोरस का नियम हम अपनाएंगे। पाइथागोरस का नियम कहता है कि कड़ स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कड़ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब का मान दिया है 7 के, तो 7 के का स्क्वायर, आधार का मान दिया है 24 के, तो 24 के का स्क्वायर। जब हल करोगे तो कड़ स्क्वायर बराबर 7 के स्क्वायर मतलब 7 7 49 के स्क्वायर आ जाएगा, और 24 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 576, 576 के स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको हल करोगे तो आ जाएगा के स्क्वायर बराबर, जोड़ोगे 576 तो हो जाएगा 9 6 15 7 4 11 1 12 5 1 6 625 के स्क्वायर आ जाएगा। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा।
100% आएगा गुरुजी। अब कैसे हल करोगे देखो ध्यान से, अब ये हो जाएगा के स्क्वायर बराबर, इसको हल करोगे, इसको हल करोगे कितना आएगा आपका। अब ये देखो मैं बताता हूँ, ये वर्ग है ना तो हटा दो, वर्ग को इधर भेज दोगे तो ये वर्गमूल में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कड़ी में 625 के स्क्वायर, होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा कड़ बराबर 625 का तो आपका निकल जाएगा 25, ठीक है, और के स्क्वायर का एक के निकल जाएगा, मतलब कड़ बराबर कितना आ गया 25 के, कड़ बराबर कितना, इसका वैल्यू कितना आ गया 25 के आ गया। हमसे मान किसका पूछा है, सेक ए का मान पूछा है, हमसे मान किसका पूछा है, सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है, कड़ बटे के आधार होता है, तो कड़ का मान कितना आया है अभी 25 के, और आधार का मान कितना दिया था 24 के। अब के से के खत्म, अब आ गया कितना आपका 25 बटे के 24, 25 बटे के 24 जो है वो किसका माना गया, सेक ए का माना गया। 25 बटे के 24 दिया क्या, 25 बटे के 24 यहाँ पे बी वाला ऑप्शन दे रखा है, 25 बटे के 24 बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीके से मैंने एक एक वर्ड को यहाँ पे समझा दिया आप लोगों को, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। चलिए प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि 2 10 45 अंश बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश। बहुत सिंपल है, बस वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे दिया ना कि 2, अब 10 45 अंश का मान कितना होता है, तो 10 45 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 1 बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश, तो 10 45 का मान 1 होता है, इसी का आपको कर देना स्क्वायर, तो 2 को गुणा 1 में करोगे तो 2, और 1 और प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, तो यह आ जाएगा 2, और 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, बच गया आपका 1। कितना ज़्यादा सिंपल है ये बताइए, कितना ही ज़्यादा सिंपल है मेरे प्यार बच्चों। तो यहाँ पे 1 आ गया, मतलब ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हुए आंसर, तुरंत देखोगे तुरंत आंसर बता दोगे। हाँ अगला क्वेश्चन देख लो क्या है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे देखो, इसको इधर में घुमा देता हूँ हल करने के लिए, जगह बच जाएगा। क्या है 13वां, कह रहा है कि सेक ए इंटू कोसेक ए इंटू कॉट ए समतुल्य होगा, मतलब यह किसके बराबर होगा, यह पूछा कि ये किसके बराबर होगा। अब ध्यान से आप लोग समझना, यहाँ पे अब दिया है यहाँ पे कि सेक ए, ठीक है, इंटू बोला है यहाँ पे कोसेक ए, ठीक है, इंटू यहाँ बोला है कॉट ए, किसके बराबर होगा। अब ध्यान देने योग्य बातें हैं, अब ध्यान समझिएगा। अब बोला है कि सेक ए, फार्मूला आप जानते हैं कि सेक ए बराबर 1 बटे के कॉस ए होता है, तो सेक ए को हम क्या लिखेंगे 1 बटे के कॉस ए लिख सकते हैं बिल्कुल, इंटू में अब कोसेक क्या दिया है, यहाँ पे कोसेक दे दिया, ठीक है। अब कोसेक किसके बराबर होता है, ठीक है, तो कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटे के साइन ए, लिख सकते हैं बिल्कुल, तो ये हो जाएगा आपका 1 बटे के साइन ए, और इंटू कॉट ए को हम लिख सकते हैं, कॉट ए का फार्मूला होता है आपका कि कॉस ए बटे के साइन ए, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए तभी हल कर पाओगे। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है समझिए आप। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर का गुणा ऊपर कर दो, और नीचे का गुणा आप क्या कर दो, नीचे कर दो, इतना तो कर सकते हो। तो नीचे का नीचे गुणा करोगे तो आप देखो ध्यान से एक चीज समझना आप लोग कि कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। ऊपर बचा एक एक, एक गुणा एक में होगा तो बचेगा एक, क्लियर है। नीचे बचा साइन ए इंटू साइन ए, गुणा करोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं ये बताओ, यहां तक समझ में आया। तो साइन स्क्वायर ए को जब ऊपर भेजोगे तो ये बदल जाएगा आपका सेक स्क्वायर, अरे सेक कह रहा हूं कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि फार्मूला होता है 1 बटे साइन स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो ये आ गया आप लोगों का आंसर कोसेक स्क्वायर ए। दिया है क्या ऑप्शन में कोसेक स्क्वायर, हाँ कोसेक स्क्वायर ए, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर है मेरे प्यार बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को, मजा आ रहा है सॉल्व करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक पेज ले लिया मैंने, प्रश्न संख्या 14 पढ़ लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। बहुत अच्छा, ध्यान से समझना आप लोग। सबसे पहले आप नोट करो क्या दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर में दिया इधर आपका 1, ठीक है, बराबर नहीं है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, गलत हो जाता, प्लस है, ठीक है। क्वेश्चन में प्लस दिया है कि अच्छा चलिए यहां से सॉल्व करते हैं। यहां से देखो क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा बीच में प्लस है, इधर दिया आपका 1 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब समझ में आया, यह क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा। अब देखो कैसे सॉल्व करो। अब ध्यान से आप लोगों को एक चीज समझना है, एक फार्मूला होता है आप लोगों को यहाँ लिख देता हूं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो हल करोगे तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे, अब आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक चीजें क्लियर है, कर सकते हैं। चलिए अब ध्यान से आप लोगों को समझना है
कि ये जो आपका साइन स्क्वायर थीटा ऊपर दिया है और ये फार्मूला क्या होता है कि 1/sec स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1/sec स्क्वायर थीटा मैं लिख भी देता हूं ऐसा क्यों होता है। फार्मूला कहता है कि 1/sec स्क्वायर थीटा रहेगा तो ऊपर जाके आपका कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है। तो यह फार्मूला है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ये सर्व समीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या 1 दिया है? बिल्कुल, ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या क्या दिया हुआ है 15। प्रश्न संख्या 15 देख लो क्या है। कह रहा है कि यदि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई क्या होगी। देखो बहुत प्यारा प्रश्न दे दिया। कह रहा है कि त्रिज्या दिया है r बराबर 21 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है। वृत्त का एक चाप केंद्र पर कोण कितना बनाता है 60 अंश, मतलब थीटा बराबर 60 अंश। तो बोला कि चाप की लंबाई क्या होगी। ठीक है, चाप की लंबाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। अब मैं बताता हूं कि चाप की लंबाई जब भी पूछे तो चाप की लंबाई एल बराबर फार्मूला होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर, याद रख लेना। ठीक है, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई निकालने का यही सूत्र होता है कि थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। वैल्यू रखना है। ठीक है, थीटा का मान कितना है जी 60 अंश और यहाँ पे हो गया आपका 360 इंटू 2, पाई का मान क्या रखोगे 22/7। त्रिज्या कितना दिया है 21। ठीक है, अब कटाओ। अब कटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 7 त्रिक 21, 3 बार में कट गया। इससे 0 से 0 खत्म और 6 6 36। फिर इसे कटाओगे तो 3 दूनी के 6, 2 से कटाओगे तो 2 कम 2 कट गया। बचा क्या सिर्फ 22। ऊपर सिर्फ 22 है तो बचा 22। किसमें था सेंटीमीटर में, तब 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लंबाई आ गया। त्रिज्यखंड का लंबाई एल बराबर 22 सेंटीमीटर दिया है। क्या बिल्कुल देगा ही देगा, क्यों नहीं देगा। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, देखते हुए तुरंत आंसर आप लोगों को करना है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न संख्या 16। चलिए पेज लेके मैं तैयार हो गया। प्रश्न संख्या 16 क्या है उसको समझिए। बोला है कि 4 सेंटीमीटर भुजा के 2 ठोस घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाए तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब कि पहले एक 4 सेंटीमीटर घन है, 4 सेंटीमीटर का एक मैं घन बना लेता हूं। देखो ये 4 सेंटीमीटर का घन है। ठीक है, और इधर एक 4 सेंटीमीटर का घन है। दो 4 सेंटीमीटर का घन दे रखा है। अब कह रहा है इन दोनों को आपस मिला दें। जब इन दोनों को आपस मिलाओगे तो ये कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा। जब इन दोनों को आपस मिलाओगे ना तो यह कुछ इस प्रकार आपको बनता हुआ नजर आएगा। कुछ इस प्रकार बनेगा, कुछ इस प्रकार बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब दोनों को मिला दोगे तो 4 सेंटीमीटर लंबाई इसके, 4 सेंटीमीटर लंबाई इसकी, तो लंबाई तो टोटल 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। चौड़ाई सेम वही रहेगा 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी आपका कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर ही इसकी ऊंचाई रहने वाली है। जो हाइट होगी वो भी 4 सेंटीमीटर ही होने वाली है। लंबाई सिर्फ इसका बढ़ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब ये क्या बन गया, घनाभ बन गया। क्या बन गया, घनाभ बन गया। वही तो प्रश्न में दिया, देखिए ध्यान से। बोला है कि यदि 4 सेंटीमीटर भुजा के 2 ठोस घनों को संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाए तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय, मतलब ये जो घनाभ बना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, नोट करो। यहाँ लिखोगे कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए आपको, सॉल्व हो जाएगा। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यही पूछा है ना। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, नोट करो। ये होता है आपका 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर होता है आपका चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसके बाद प्लस आपका हाइट गुणे लंबाई, मतलब h गुणे l होता है। यह फार्मूला होता है, इसी पे वैल्यू रखना है। तो हो जाएगा आपका 2, लंबाई कितना है जी 8, 8 गुणे b मतलब क्या वृत्त। ठीक है, लंबाई और ये क्या हो गया वृत्त। चौड़ाई कितना है 4, तो लिखोगे 4 प्लस वृत्त चौड़ाई और हाइट कितना है 4 प्लस चौड़ाई लंबाई, चौड़ाई कितना है हाइट कितना है 4 और लंबाई कितना है यहाँ पे, लंबाई है 8। ठीक है, हल करते हैं तो हो जाएगा 2, हो जाएगा आपका 8 चौको 32, 4 चौको 16, फिर 8 चौको 32। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 2 बराबर 32, 32 64 और 64 और 16 कितना हो जाएगा 80। ठीक है, और 80 गुणे 2 8 दूनी के 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। क्या बिल्कुल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। मतलब कि सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 17 देख लीजिए क्या बोला है।
प्रश्न संख्या 17 है कि अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से यादृच्छाया चुने गए एक पत्ते के जोकर होने की प्रयोक्ता होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, बहुत प्यारा प्रश्न है। तो ताश के टोटल पत्ते कितने हैं, अब मैं यही बताता हूं। देखो, ताश के अगर टोटल पत्तों की बात करूं तो ताश के टोटल पत्ते कितने हैं, 52 पत्ते हैं। ठीक है, जिसमें जोकर कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक लाल जोकर होता है, एक काला जोकर होता है, ये बात आपको भी मालूम है। तो जिसमें से जोकर होने की प्रयोक्ता कितना है, यहाँ पे 2 है। मतलब जोकर निकलेगा कितना, 2 निकलेगा। ठीक है, कुल संभावित परिणाम कितना है, 52 है। तो प्रायिकता का नियम क्या कहता है, यहां तक समझ में आ गया ना। प्रायिकता यही कहता है कि अगर आपको प्रायिकता निकालना है, समझना, प्रायिकता बराबर फार्मूला नोट करो। प्रायिकता बराबर क्या होता है कि अनुकूल, क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटे में क्या होता है, बटे में कुल संभावी परिणाम, कुल संभावी परिणामों की संख्या, कुल संभावी परिणामों की संख्या। नोट कर लो, मैं फार्मूला लिख रहा हूं, कुल संभावी परिणामों की संख्या, यह फार्मूला होता है। ठीक है, अब बताओ अनुकूल परिणामों की संख्या कितना था, तो अनुकूल आने वाला तो 2 ही आएगा। ठीक है, एक काला जोकर या तो लाल जोकर। और कुल संभावी परिणाम कितना, टोटल 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते में से तो 2 आएगा। तो टोटल कुल संभावित परिणाम 52 है, जिसमें से सिर्फ 2 ही आएगा। मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या 2 है। तो 2 बटे कितना हो गया, 52। जब इसे कटाओगे तो 2 कम 2, 26 दूनी के 52। तो 1 बटे कितना आ जाएगा आपका, 26। 1 बटे के 26 दिया है क्या, तो 1 बटे के 26 बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत आसान भाषा में इसको मैंने समझा दिया आप लोगों को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या, प्रश्न संख्या 18 कि यदि माध्य बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस बहुलक बटे आर हो तो आर का मान क्या होगा, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले दिया क्या है उसको नोट कीजिए। तो हमको दिया हुआ है कि माध्य बराबर दे रखा है यहाँ पे कि 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक और माइनस में दे रखा है हमको क्या, बहुलक। और बटे में क्या दे रखा है, बटे में टोटल बटे में हमको आर दे रखा है, यह वैल्यू हमको दे रखा है। और हम जानते हैं, हमें सूत्र मालूम है कि सूत्र क्या कहता है, सूत्र यह कहता है कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक और माइनस 2 गुणे क्या होता है, माध्य होता है। यह सूत्र हमको मालूम है, यह दिया हुआ है, हमको सूत्र मालूम है। तो हम पहले माध्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे, माध्य। तो यह कितना हो जाएगा, ध्यान समझिए, इसको हम इस साइड भेज देते हैं तो माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य बराबर इधर हो जाएगा आपका 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक। और यह आपका प्लस बहुलक उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस के बहुलक। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर पहला, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, अब ध्यान देने योग्य बात क्या है, समझना आपको कि अब माध्य, जहां माध्य होगा उसका वैल्यू यहां रख देंगे। तो यह हो जाएगा आपका 2 गुणे, ध्यान समझिएगा, माध्य आ गया तो माध्य जगह पे पूरा वैल्यू रख देंगे। ये हो जाएगा आपका 3 गुणे माध्यक और माइनस में क्या दिया हुआ है, बहुलक, और बटे में क्या है 2 और बटे में आर। ठीक है, यह माध्य बराबर इसका वैल्यू हमने यहां रख दिया, बराबर इधर जो वैल्यू दिया उसको नोट करो। 3 गुणे माध्यक और माइनस में क्या दे रखा है यहाँ पे, बहुलक। चीजें क्लियर यहां तक समझ में आया। अब आर गुणा में उधर जाएगा, अरे आर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे माध्यक और माइनस क्या हो जाएगा आपका, बहुलक। ठीक है, बराबर ये आर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो हो जाएगा आर गुणे 3 गुणे माध्यक और माइनस में क्या हो जाएगा आपका, बहुलक। ध्यान समझना आप लोग। अब यहां देखिए आप लोग कि 3 गुणे माध्यक माइनस बहुलक और 3 गुणे माध्यक माइनस बहुलक, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। इधर बच जाएगा आपका आर और बराबर इधर बच जाएगा 2। मतलब आर बराबर कितना आ गया, 2। आर बराबर 2 जो है इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। तो आर बराबर 2 का मतलब यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान था और बहुत आसान तरीकों से हमने इस प्रश्न को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रश्न संख्या 19। देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुलक वर्ग पूछा है। बहुलक वर्ग क्या होता है कि जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही वर्ग बहुलक वर्ग होता है। ठीक है, अब आप बताइए सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, तो सबसे अधिक बारंबारता 10 की है, क्योंकि 10 बार आया है। सबसे अधिक बारंबारता क्या है, 10 है। ठीक है, और किस वर्ग में है, 30 से लेके 35 के बीच।
ठीक है। तो 30 से 35 जो है वही कहलाएगा आपका बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या है 30 35, तो 30 35 मतलब यहाँ डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी बहुलक वर्ग देखने के लिए बोले तो सबसे पहले आप बारंबारता देखिए, तो सबसे अधिक बारंबारता 10 है, किस वर्ग में है, तो 30 और 35 के वर्ग में है। अब वही वर्ग क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है, देखते हुए तुरंत आंसर कर दोगे। अब आया 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है समझिए ध्यान से। बोला है 20वां प्रश्न कि दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं और दोनों पासों को संख्याओं का योगफल 7 होने की प्रयोक्ता होगी। लो भाई, अब बोला है कि दो पासे, में एक पेज ले लेता हूं ताकि डिटेल में आपको समझा पाऊं। देखो, दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं और दोनों पासों को संख्याओं का योगफल 7 होने की प्रयोक्ता बताना है। अब दो पासे एक साथ उछालने पर कुल संभावित परिणाम क्या होंगे, तो एक पासे में 6 फलक होते हैं, एक पासे में 6, तो 6 6 36, टोटल 36 हो सकते हैं। टोटल 36 हो गए क्या कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, 36 होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे क्योंकि दो पासा है। योगफल 7 होने की स्थिति क्या होगी, योगफल 7 कब हो सकता है, जब 1 और 6 आ जाए तब 7 बनेगा, या तो 2 और 5 आ जाए तब 7 बनेगा, या तो आपका 3 और 4 आ जाए तब, या तो आपका 4 और 3 आ जाए तब, या तो आपका 5 और 2 आ जाए तब, या तो आपका 6 और 1 आ जाए तब। मतलब 1 2 3 4 5 6, टोटल 6, मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया, अनुकूल परिणामों की संख्या 6 हो गया। हमसे प्रायिकता पूछा है, आपको भी मालूम है कि अभी हमने जस्ट बताया था कि प्रायिकता का सूत्र क्या कहता है, प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया 6, बटे में क्या होता है कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम कितना है 36, तो 6 बटे 36 कटाओगे, 6 कम 6 6 36, 1 बटे 6, 1 बटे 6 जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बटे 6 का मतलब यहाँ बी वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है, बहुत जल्दी से इसका आंसर बता दिया, कितना आसान है। अब मेरे प्यारों जो यहाँ से स्टार्ट होगा आप लोगों का खंड ब, और खंड ब में अगले दिन इसको सॉल्व करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।